ओके गाइस, सो टुडेज टॉपिक विल बी मैथमेटिक्स पेडागोजी। ठीक है, आज हम मैथमेटिक्स पेडागोजी देखेंगे। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको देख के हम थोड़ा सा ब्रीफिंग करेंगे। करेक्ट है। पहला क्वेश्चन है आपका, ये सीटेट जुलाई 2024 के क्वेश्चन है। पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लीस्ट एप्रोप्रिएट रिगार्डिंग द प्रूफ्स इन मैथमेटिक्स। इनमें से कौन सा कथन जो है वो गणित में उपपत्तियों के संबंध में सबसे कम उपयुक्त है। बेसिकली बोलना है कि मैथमेटिक्स में जो प्रूफ होते हैं उनके रिगार्डिंग सबसे लीस्ट अप्रोप्रिएट। इट एक्सप्लेन्स व्हाई ए पर्टिकुलर मैथमेटिक रिजल्ट मस्ट बी ट्रू। ये व्याख्या करता है कि एक विशेष गणितीय परिणाम सत्य क्यों होना चाहिए। ये तो सही चीज है, ये तो अप्रोप्रिएट आंसर है कि एक पर्टिकुलर जो रिजल्ट आ रहा है किसी भी कैलकुलेशन का वो सही क्यों है, उस पर आप तर्क वितर्क कर सकते हो। इट हेल्प्स टू रिवील द कनेक्शन एंड प्रोवाइड इंसाइट इनटू द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर ऑफ मैथमेटिक्स। ये भी सही है कि ये संबंधों को उजागर करने में मदद करता है। संबंध कैसे, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, उसका कनेक्शन आप किसी दूसरे फॉर्मूले के साथ करते हो। एंड गणित की अंतर्निहित संरचना में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। एंड प्रोवाइड इंसाइट इनटू द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर ऑफ मैथमेटिक्स। इंसाइट होती है अंतर्दृष्टि, मतलब जब आप चीजों को बहुत घुस के रीड करते हो। व्हेन यू आर कैपेबल टू रीड आउट द मैटर, जब आपको कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर होते हैं। किसी भी चीज को ये लेके सोचना कि ये चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, इसके पीछे का रीजन क्या है, इट्स कॉल्ड इंसाइट बिल्डिंग। इट कैन हेल्प द स्टूडेंट टू वैलिडेट दियर ओन रीजनिंग। बिल्कुल सही बात है, जब बच्चा खुद के तर्कों को मान्य करने में मदद करेगा। मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, नाउ यू हैव द क्वेरी कि ये आंसर सही है तो क्यों है। आप खुद से ही तर्क वितर्क करोगे तो ये तीनों ही जो है वो बिल्कुल सही है। लेकिन उपपत्तियों का निर्माण अंतर्दर्शीय ज्ञान पर होता है, ना कि तर्क पर। तो यहाँ तो मैथ ही फेल हो जाएगी कि प्रूफ्स आर बिल्ट ऑन इंट्यूटिव नॉलेज। साइंस में इंट्यूटिव नॉलेज फिर भी हो सकती है, बट मैथ में इंट्यूटिव नॉलेज कैसे होगी। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसका फॉर्मूला यही होगा ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो नहीं कि आप फॉर्मूला ही चेंज कर दोगे कि हमारी इंट्यूटिव नॉलेज तो ये नहीं बोल रही, हमारी इंट्यूटिव नॉलेज बोल रही है a प्लस बी और a माइनस बी। दिस कांट बी करेक्ट ना। तो यहाँ क्या होगा कि ये रीजनिंग पे बेस्ड होना चाहिए, ना कि इंट्यूटिव नॉलेज पे। करेक्ट लाइन क्या होती, प्रूफ्स आर बिल्ट ऑन रीजनिंग नॉट ऑन इंट्यूटिव knowledge. So the option 4 is wrong. The domain of learning that deals with the attitude and value is known as। अधिगम का ऐसा एरिया जो कि व्यवहार और मूल्य इनके साथ संबंधित होता है। अगर आप कीवर्ड्स याद रखेंगे ना, नॉलेज डोमेन होता है आपका कॉग्निटिव डोमेन। ठीक है, ज्ञान और संज्ञान एक ही चीज होती है। जहां आप अपनी नॉलेज को यूज करते हो, आप रीजनिंग यूज करते हो, आपको ये चीज पता है कि आपको तर्क करना है कि ये चीज हो रही है तो क्यों हो रही है। जहां पे आप खुद हैंड ऑन एक्टिविटी करते हो, चीजों को खुद से करते हो। सॉरी, हैंड ऑन एक्टिविटी यहाँ नहीं आएगी, जहां पे सिर्फ ज्ञान का यूज किया जाता है। मनोगत्यात्मक का मतलब होता है जहां पे हम लेबोरेटरी वर्क करते हैं। ठीक है, साइकोमोटर मोटर मतलब जहां पे आपके गामक कौशल यूज होंगे। ठीक है, चाहे वो स्थूल गामक हो, चाहे वो फाइन मोटर स्किल्स हो, या फिर ग्रॉस मोटर स्किल हो। करेक्ट। तो यहाँ पे ना तो ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा। डोमेन कौन कौन से होते हैं, एक होता है सोशल डोमेन, एक होता है आपका इमोशनल डोमेन, और एक होता है आपका कॉग्निटिव डोमेन। ठीक है, और एक होता है आपका साइकोमोटर डोमेन। एक ये है, एक ये है, एक आपका अफेक्टिव डोमेन होता है भावात्मक, और एक होता है आपका सोशल डोमेन। जब भी हम होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं ना, तो इन चारों जो डोमेन है इन पे काम करना जरूरी होता है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है मैथ पेडागोजी में कि जो CCE है वो इन चारों पे ही काम करता है। अब यहाँ पे क्या है, व्यवहार है और मूल्य है, तो उनके साथ क्या संबंधित होगा आपका भावात्मक क्षेत्र। जो अफेक्टिव डोमेन होता है ना, इट्स ओनली रिलेटेड विद द बिहेवियर एंड मोरल वैल्यूज। आपकी जो मोरल वैल्यूज है, किसी भी देखने को नजरिया है, आपके जो भाव हैं। मान लीजिए आपको किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है, लेकिन आप उस गुस्से को इस टाइम कंट्रोल कर रहे हैं। आपके एथिक्स और प्रिंसिपल्स होंगे कि हमें इस इंसान के साथ कैसे बिहेव करना है। कोई इंसान आप मान लीजिए आपको बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन आपके कुछ मोरल वैल्यूज हैं जिनके बिलो आप नहीं जा सकते। तो ये सब किस में आता है, आपके भावात्मक क्षेत्र में, जहां पे आपके जो भाव हैं, इमोशंस मेनली जो होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। आपका बिहेवियर जो है वो इसके अंदर आता है। नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू असेंडिंग लेवल। ठीक है, ऑफ जियोमेट्रिकल थिंकिंग एज पर वेन हिले थ्योरी ऑफ जियोमेट्रिकल लर्निंग। ठीक है,
यहाँ पे आपको वेन हेले की थ्योरी है, उसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया है। सीटेट में कई बार वेन हेले की थ्योरी जो है उसमें से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो ये थ्योरी अगर हो सके तो बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको दिया है क्वेश्चन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ जियोमेट्रिकल शेप। सबसे पहले जो जियोमेट्रिकल शेप है उनको आप अच्छे से मतलब आइडेंटिफाई कीजिए। क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट शेप, फिर उनको क्लासिफाई कीजिए, फिर उनको फाइंडिंग रिलेशनशिप बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप। जो ज्योमेट्रिकल शेप आपने क्लासिफाई की हैं उनके बीच में रिलेशनशिप पता लगाइए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप एज दे आर, और फिर ज्योमेट्रिकल शेप को मालूम कीजिए जिस तरीके की वो है। ठीक है, पहली बात तो जो वेन हिले हैं इन्होंने जो अपनी थ्योरी दी थी ना, इस मॉडल का नाम क्या था, ज्योमेट्रिक थिंकिंग। ये चीज याद रखिएगा, इनकी थ्योरी का नाम था ज्योमेट्रिकल लर्निंग या फिर ज्योमेट्रिकल थिंकिंग। ठीक है, इसमें इन्होंने कितने लेवल दिए थे, 5 लेवल दिए थे। वेन हिले ने कितने लेवल दिए थे, 5 लेवल। सबसे पहला था विजुअलाइजेशन, सबसे पहला लेवल क्या था, विजुअलाइजेशन। ठीक है, इस लेवल पर बच्चे क्या है, जो शेप होती है ना उसको क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। स्टूडेंट्स विल रिकॉग्नाइज द शेप, चाहे वो अपीयरेंस हो। जब आपने मान लीजिए बच्चे को ये शेप दिखाई तो बच्चा क्या करेगा, इस शेप को रिकॉग्नाइज करेगा। फिर आपने बच्चे को ट्राइंगल दिखाया तो बच्चा इस शेप को रिकॉग्नाइज करेगा। और फिर उनको क्या करते हैं, वो अपना जो रियल वर्ल्ड है उससे कंपेयर करते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए उन्होंने ये स्क्वायर देखा तो वो इसको कैसे कंपेयर करेंगे कि हाँ हमारे घर में जो विंडो है वो ऐसी होती है। इट्स कॉल्ड विजुअलाइजेशन। सेकंड होता है आपका एनालिसिस। सेकंड क्या होता है, एनालिसिस। इस लेवल पे बच्चा क्या है, जो शेप की प्रॉपर्टीज हैं, अब ये आपने शेप दिखाई बच्चे को, बच्चे ने उसको आइडेंटिफाई किया, रियल वर्ल्ड से जोड़ा। अब बच्चा इसकी जो प्रॉपर्टीज है ना उनको आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये ज्योमेट्री था, अब जैसे मान लीजिए ट्राइंगल है, ट्राइंगल में बच्चा क्या आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर देगा कि इनकी 3 साइड्स होती हैं। ट्राइंगल हैज 3 साइड्स, ट्राइंगल हैज 3 एंगल्स। तो ये सब क्या होते हैं, एनालिसिस होता है, जहां पे बच्चा खुद से एनालाइज करेगा कि तीनों साइड कैसी होती हैं, आपस में बिल्कुल इक्वल होती हैं। नेक्स्ट होता है आपका इनफॉर्मल डिडक्शन। थर्ड स्टेप क्या होती है, इनफॉर्मल डिडक्शन। ठीक है, इसमें बच्चा क्या करता है, चीजों को जनरलाइज करेगा। बच्चा क्या करेगा, चीजों को जनरलाइज कर देगा। और इन प्रॉपर्टीज की जो शेप है, मतलब ये शेप की जो प्रॉपर्टीज बच्चे ने अपने दिमाग में रखी हैं, इनसे ये प्रूफ करेगा कि जो शेप होती है वो ऐसी क्यों है। जैसे वो ट्राइंगल को प्रूफ करने की कोशिश करेगा कि वो ट्राइंगल क्यों है। तो स्टूडेंट यहाँ पे चीजों को जनरलाइज करने की कोशिश करता है। फोर्थ पॉइंट होता है आपका रिगर। रिगर में क्या करता है बच्चा, सॉरी, थर्ड इज इनफॉर्मल डिडक्शन एंड द फोर्थ इज डिडक्शन। फोर्थ होता है आपका डिडक्शन। डिडक्शन में बच्चा क्या करता है, चीजों को थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया, वापस देखते हैं। एक होता है आपका विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन में बच्चा क्या करता है, शेप को रिकॉग्नाइज करेगा और उनको कंपेयर करेगा रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट से। जैसे रेक्टेंगल है या स्क्वायर है तो वो कैसे दिखते हैं, विंडो के जैसे। एनालिसिस करेगा सेकंड स्टेप में। इसमें बच्चा क्या करता है, जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर देगा। जो भी आप बच्चे को शेप दिखा रहे हो उसकी प्रॉपर्टीज को वो आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर देगा। जैसे ट्राइंगल है, इसमें 3 साइड होती हैं, तीनों इक्वल होती हैं, 3 एंगल होते हैं। ठीक है, फिर होता है इनफॉर्मल डिडक्शन। इनफॉर्मल डिडक्शन में क्या है, बच्चा रिलेशनशिप मालूम करता है। रिलेशनशिप कैसे, ये कोई भी आपने बच्चे को एक शेप दी, इस शेप के बीच में और इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं इनके बीच में बच्चा क्या करेगा, रिलेशनशिप जो है उनको मालूम करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, जैसे सिमिलैरिटीज होती हैं, डिफरेंसेस होते हैं, डिससिमिलैरिटीज होती हैं, उनको वो बच्चा डायग्राम के थ्रू मालूम करना स्टार्ट करेगा। फोर्थ होता है आपका डिडक्शन। डिडक्शन में क्या होता है, बच्चा जनरलाइज करेगा चीजों को। ठीक है, और जो शेप की प्रॉपर्टीज हैं उनको इस चीज में वो यूज करेगा कि ये शेप ऐसी एग्जैक्टली क्यों है, हम इसको ट्राइंगल क्यों बोल रहे हैं। लास्ट होता है रिगर। ये क्या है, सबसे हाईएस्ट लेवल होता है जहां पे आप प्रॉपर ज्योमेट्री जो है उसको समझने लग जाते हैं। करेक्ट है। एक चीज और याद रखिएगा, जो वैन हेले हैं इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। वैन हेले का कहना था कि जो इंस्ट्रक्शन होता है ना, जब आप बच्चे को कोई भी निर्देश देते हो तो जो इंस्ट्रक्शन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज कंपेयर टू एज और मैच्योरेशन। ठीक है,
बच्चे की एज क्या है, बच्चा कितना मैच्योर है, ये कभी भी मैटर नहीं करेगा। सबसे ज्यादा मैटर करता है कि आप कितना इफेक्टिव तरीके से बच्चे को इंस्ट्रक्शन देते हो, बच्चे की प्रोसेस में कैसे आप हेल्प करते हो। इसीलिए इन्होंने 5 फेजेस दी थी जिससे बच्चा जो है वो हर लेवल जो है उसको इजीली अचीव कर सके। ठीक है, सो आई जस्ट होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। पहला विजुअलाइजेशन होता है जिसमें बच्चा क्या करता है, चीजों को विजुअलाइज करता है, एक कनेक्ट करता है चीजों को अपने रियल वर्ल्ड से। सेकंड स्टेज में क्या था, एनालिसिस था। इसमें बच्चा क्या करता है, जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको एनालाइज करता है कि ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं, इसमें क्या होती है, साइड्स होती हैं, और तीनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। और अगर हम स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर में 4 साइड्स होती हैं। ठीक है, फिर होता है इनफॉर्मल डिडक्शन। इसमें रिलेशनशिप होता है, जो शेप होती है और इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनके बीच में हम रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं, चाहे वो सिमिलैरिटीज हो चाहे वो डिससिमिलैरिटीज हो। फोर्थ होता है आपका डिडक्शन। डिडक्शन में क्या होता है, बच्चा जनरलाइज करता है चीजों को। ठीक है, जो भी हम प्रॉपर्टीज देखते हैं वो इसलिए बच्चा उनको मतलब प्रूफ करने की कोशिश करेगा कि ये शेप जो है वो ट्राइंगल ही क्यों है, इसको हम ज्योमेट्री क्यों नहीं बना सकते, सॉरी इसको हम स्क्वायर क्यों नहीं बता सकते। रिगर जो होता है वो हाईएस्ट लेवल होता है। जो वेन हिले की थ्योरी का नाम क्या था, ज्योमेट्रिकल थिंकिंग या ज्योमेट्रिकल लर्निंग। ठीक है, वेन हिले ने सबसे ज्यादा फोकस किया था कि इंस्ट्रक्शन जो है वो बच्चे को आप कितना इफेक्टिव तरीके से देते हो एज कंपेयर टू एज और मैच्योरेशन। ठीक है, इन्होंने 5 फेजेस दी थी, पांचों फेजेस हमने पढ़ ली हैं। अब हमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो यहाँ पे बताना है। कैसे, किस ऑर्डर में बताना है हमको, आरोही स्तर में। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे ज्यामितीय आकृति के गुणों की पहचान, विभिन्न आकृतियों का वर्गीकरण, ज्यामितीय आकृति के गुणों के बीच संबंध ढूंढना, ज्यामितीय आकृति जैसी है उसे उसी रूप में पहचानना। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, सबसे लास्ट में आता है ये जिसे हम बोलते हैं डिडक्शन, कि जो ज्यामितीय आकृति है वो जैसी है उसे उसी रूप में पहचानना। तो ये क्या होगा, सबसे पहले आएगा। फिर हम क्या करते हैं, आकृति जो है उनका वर्गीकरण करते हैं, फिर ये आएगा दूसरे नंबर पे। फिर क्या आएगा आपका, ज्यामितीय आकृति के गुणों की पहचान, ये तीसरे नंबर पे आएगा। और ज्यामितीय आकृति के गुणों के बीच में संबंध ढूंढना, ये कौन से नंबर पे आएगा आपका, 4th नंबर पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू रूब्रिक एज ए टूल ऑफ असेसमेंट। अब यहाँ पे पूछा है कि रूब्रिक के रिगार्डिंग कौन सा ऐसा जो रूब्रिक जो होता है वो एक टूल होता है, किसमें, असेसमेंट में। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो रूब्रिक के रिगार्डिंग करेक्ट नहीं है। ठीक है, असाइनमेंट में क्या करते हैं, हम बच्चे का आकलन करते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, हम टाइम को बचाने के लिए रूब्रिक को यूज किया जाता है। रूब्रिक क्या करता है, बच्चे को फीडबैक देता है। ये फीडबैक बच्चे के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। बच्चे की जो भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनको हम क्लैरिफाई करते हैं। इसमें वस्तुनिष्ठता होती है, यानी कि ऑब्जेक्टिविटी होती है। बच्चों को इम्प्रूव करने में ये हेल्प करता है। रूब्रिक जो होते हैं ना, ये 2 टाइप के होते हैं, यहीं पे समझ लीजिएगा। रूब्रिक्स 2 टाइप के होते हैं, एक होता है होलिस्टिक रूब्रिक और एक होता है आपका एनालिटिकल रूब्रिक। ठीक है, जो होलिस्टिक रूब्रिक होता है उसमें क्या होता है, आपका जो हेडिंग होती है या फिर जो अचीवमेंट होता है ना बच्चे का, उसको हम क्या करते हैं, साथ में लेके चलते हैं। जबकि एनालिटिकल में क्या होता है, अलग अलग क्राइटेरिया होता है। मतलब होलिस्टिक में पूरा बच्चे की जो ग्रेडिंग होती है, अचीवमेंट जो है उसको साथ में लेकर चला जाता है। जबकि एनालिटिकल में हम अलग अलग जो बच्चे के अचीवमेंट है उसको दिमाग में रख के चलते हैं। ठीक है, रूब्रिक के अंदर क्राइटेरिया भी रखा जाता है कि कौन कौन सी क्वालिटीज और बच्चे के अंदर स्पेसिफिसिटी है जिसको हमें इवेल्युएट करना है। बच्चे का जो लेवल है क्वालिटी का, उसको हम डिटरमाइन करते हैं। बच्चा कितना स्कोर कर पा रहा है उसको डिटरमाइन करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो रूब्रिक्स के अंदर ध्यान रखी जाती हैं। ठीक है, रूब्रिक्स में एग्जैक्टली होता क्या है, रूब्रिक एक टूल होता है जिसको हम असेसमेंट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इसमें बच्चे को हम क्या करते हैं, क्राइटेरिया के बेसिस पे और उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे क्या करते हैं, ग्रेडिंग देते हैं। बहुत सारे असाइनमेंट में इसको यूज किया जाता है, जैसे एसेज हो गए, आपके निबंध जो होते हैं उनमें इसको यूज किया जाता है। प्रेजेंटेशन जो है उसमें इसको यूज किया जाता है। पोर्टफोलियो जो है वहां इसको यूज किया जाता है। रिसर्च पेपर जो है वहां पे इसको यूज किया जाता है। ठीक है,
अब यहाँ पे हमें प्रॉपर्टीज देखनी है इसकी। रूब्रिक है एज ए फिक्स्ड स्केल, बिल्कुल सही बात है, रूब्रिक का एक फिक्स्ड स्केल होता है क्योंकि यहाँ पे क्राइटेरिया भी होता है, बच्चे का लेवल ऑफ परफॉर्मेंस भी देखा जाता है और स्कोर भी देखा जाता है। रूब्रिक्स हैज ए लिस्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक डिस्क्राइबिंग परफॉर्मेंस फॉर ईच पॉइंट ऑन द स्केल, बिल्कुल सही बात है। रूब्रिक्स के अंदर क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स की एक लिस्ट होती है जिस परफॉर्मेंस को हमें डिस्क्राइब करना होता है और उस पॉइंट को हम टिक करते जाते हैं अगर बच्चे के अंदर वो कैपेबिलिटी होती है। रूब्रिक्स कंसिस्ट ऑफ क्लियर परफॉर्मेंस टारगेट फॉर स्टूडेंट, रूब्रिक जो है बच्चों के लिए एक स्पष्ट प्रदर्शन लक्ष्य होता है, अपने गोल तक अचीव करना होता है उनको। रूब्रिक मेक इवेल्युएशन मोर सब्जेक्टिव, नहीं, रूब्रिक जो होता है वो इवेल्युएशन का कैसा बना देता है आपका ऑब्जेक्टिव, यानी कि इसमें वस्तुनिष्ठता होती है ना कि व्यक्तिनिष्ठता। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज याद रखिएगा, टाइम सेव करता है, फीडबैक प्रोवाइड करता है, एक्सपेक्टेशंस को क्लैरिफाई करता है, ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करता है और बच्चों को इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करता है। कैसे करेगा, क्योंकि बच्चे को आप टाइम टू टाइम फीडबैक देते हो। जो रूब्रिक होता है ये एक टूल होता है जिसको हम असाइनमेंट में यूज करते हैं। इसमें मेनली क्या क्या आते हैं, आपके निबंध वगैरह में यूज होता है, ये रिसर्च पेपर में, प्रेजेंटेशन में, पोर्टफोलियो में, ग्रुप डिस्कशन में, ग्रुप प्रोजेक्ट्स में। ठीक है, इसका एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होगा। रूब्रिक दो टाइप के होते हैं, होलिस्टिक रूब्रिक और एनालिटिकल रूब्रिक। होलिस्टिक रूब्रिक में क्या होता है, बच्चे की जो पूरी अचीवमेंट होती है उसको ध्यान में रखकर हम क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं, जबकि एनालिटिकल में क्या होता है, बच्चे की जो भी अचीवमेंट है उनको अलग अलग ध्यान में रख के क्राइटेरिया डिसाइड किया जाता है। ठीक है, सो आई जस्ट होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया कि रूब्रिक क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट इम्प्लाई द मीनिंग ऑफ असेसमेंट। अब यहाँ पे पूछा है जो आकलन है उसमें कौन जो है वो उसके मीनिंग को अर्थ को नहीं समझाता। इट्स इवैल्यूएशन, it helps to label the student, it helps to diagnose individual differences, it's a procedure to gather information of students performance। अब यहाँ पे आपसे पूछा है असेसमेंट। असेसमेंट मतलब बच्चे का जो आकलन होता है, आकलन में हम क्या करते हैं, बच्चे को प्रॉपर इवेल्युएट करते हैं। जब हम सीसीई पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, उसमें असेसमेंट होते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है आपका और एक समेटिव असेसमेंट होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट पूरे साल चलता है, टाइम टू टाइम फीडबैक देते हैं। समेटिव असेसमेंट ईयर एंड में होता है, बच्चे को ग्रेडिंग दी जाती है। तो ये क्या है, एक प्रोसीजर होता है जहां पे बच्चे की परफॉर्मेंस की जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। जब हम एफए पढ़ते हैं ना, तो एफए में आपने कई बार देखा होगा हम एनेक्डोटल रिकॉर्ड बनाते हैं। ठीक है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड बनता है। एक इसमें हम क्या करते हैं, आपका रूब्रिक्स वगैरह यूज करते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे बच्चे को आप टाइम टू टाइम फीडबैक दे सको। इट हेल्प्स टू डायग्नोज इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये भी बिल्कुल सही है, ये बच्चे के अंदर जो इंडिविजुअल डिफरेंस है उनको डायग्नोज करने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स टू लेबल द स्टूडेंट, नहीं, जब आप इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ोगे और सीसीई पढ़ते हैं तो उसमें हम बहुत स्पेसिफाई करके ये चीज पढ़ते हैं कि बच्चों को कभी भी आपको सेग्रीगेट नहीं करना है, बच्चों की लेबलिंग आपको नहीं करनी है। ये चीज कभी नहीं करनी है कि ये इंटेलिजेंट है, ये मॉडरेट है, ये डल है, ये बिलो द एवरेज है, ये हमें नहीं करना है। इट्स इवैल्यूएशन, बिल्कुल सही बात है, इसमें बच्चे का होलिस्टिक इवैल्यूएशन किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है वो गलत हो जाएगा। Which of the following is not an indicator of creativity in mathematics? गणित में जो सृजनात्मकता है या फिर रचनात्मकता है उसका एक संकेतक नहीं है। स्टूडेंट यूज कन्वर्जेंट थिंकिंग इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, जहां भी क्रिएटिविटी होगी वहां कभी भी बच्चे के अंदर कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं हो सकती। ठीक है, यहाँ क्या होता है आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्रिएटिविटी का कभी भी कन्वर्जेंट थिंकिंग से कोई लेना देना नहीं है। क्रिएटिविटी इज ऑलवेज रिलेटेड विद डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब जहां पे किसी भी सिचुएशन के आप हर एक पहलू को जो है वो ध्यान में रख के उसको देखते हो। कन्वर्जेंट में क्या होता है, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन आते हैं। कन्वर्जेंट मतलब अभिसारी, डाइवर्जेंट मतलब अपसारी। कन्वर्जेंट में क्या होगा, हम एक ही सिचुएशन पे अपना पूरा दिमाग लगा देते हैं। अगर अब आपसे कोई पूछेगा सिंपल लाइन क्वेश्चन, अगर वन लाइनर्स पूछे जाएंगे तो वो क्या होते हैं, रूट मेमोराइजेशन होता है, जहां पे आपको रटा रटाया जवाब देना है। लेकिन अगर आपसे मैं ये पूछूं, अगर आप यहाँ के प्राइम मिनिस्टर होते, अगर आप उसकी जगह होते, तो उस सिचुएशन में क्या है, हम क्रिएटिवली इस क्वेश्चन का आंसर सोचते हैं। तो ये पहला यहाँ पे गलत हो जाएगा। स्टूडेंट आर एबल टू थिंक फ्लेक्सिबिलिटी, जो
क्रिएटिविटी होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि हमेशा कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है, हमेशा लचीली होती है। आप हर एक स्पेस में हर एक मोमेंट पे क्रिएटिव होते हो। स्टूडेंट यूज मल्टीपल एंड ऑल्टरनेट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज, बिल्कुल सही बात है। बच्चा क्या करेगा, मल्टीपल और ऑल्टरनेट प्रॉब्लम को स्ट्रेटेजीज को यूज करेगा। बच्चे को अगर कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है ना, तो वो सिर्फ एक ही तरीके से उसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेगा। ही विल गो विद मल्टीपल ऑप्शंस। स्टूडेंट कैन पोज क्वेश्चंस, बच्चा जो है वो प्रश्न बना सकता है या फिर क्वेश्चन जो है उनको असेंबल कर सकता है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, जो एनसीएफ 2005 है, उसके अनुसार विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज लीस्ट इंपॉर्टेंट इन मैथमेटिक्स। कौन सी प्रोसेस है जो मैथमेटिक्स में सबसे कम इंपॉर्टेंट होती है। सॉल्विंग डे टू डे प्रॉब्लम, ये तो बिल्कुल सही है, बच्चे को रियल लाइफ से, रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करके पढ़ाना है। जो भी बच्चा प्रॉब्लम लेके आ रहा है क्लास में, उसको हमें उसी दिन सॉल्व करवाना है। अंडरस्टैंडिंग व्हेन हाउ ए मैथमेटिकल टेक्निक इज टू बी यूज्ड, ये चीज समझना जरूरी है कि गणितीय जो भी टेक्नोलॉजी है, मैथमेटिकल जो भी टेक्नोलॉजी है, उसको कहाँ, कब और कैसे यूज करना है। फाइंडिंग शॉर्टकट इन मैथमेटिक्स, बच्चे को हमें चीजें रटानी नहीं है। और जब भी आप किसी भी चीज का शॉर्टकट ढूंढते हो तो बच्चा क्या करता है, रोट मेमोराइजेशन को स्टार्ट कर देगा। तो बच्चे को हमें एक शॉर्टकट फाइंडिंग वे नहीं बताना है, उसको एक ट्रेडिशनल मेथड जो है उसमें मैथमेटिक्स पढ़ानी है। जनरलाइजिंग ए मैथमेटिकल फॉर्मूला, जो गणितीय सूत्र होता है उसका सामान्यीकरण करना, कि बच्चा उस फॉर्मूले को दूसरी जगह रख के भी अगर देखे तो उसको सॉल्व वो कर पाए। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 जो है वो गलत है। नेक्स्ट इज, अ टीचर डिस्ट्रीब्यूट डिफरेंट टाइप ऑफ ट्राइंगल शेप्ड पेपर कटिंग। एक टीचर जो है वो अलग अलग टाइप के जो ट्राइंगल शेप यानी कि त्रिभुजाकार शेप के पेपर कटिंग बच्चों को देता है। एंड टेल्स देम टू मीजर एंड टेबुलेट द एंगल इन ऑर्डर टू फाइंड द सम ऑफ एंगल, और उन कोणों का योग ज्ञात करने के लिए, कोणों को मापने और सारणीबद्ध करने के लिए कहता है। ही टेल्स देम टू नोट द रिजल्ट इन ईच केस, अब हर सिचुएशन में रिजल्ट को नोट करने के लिए उनसे कहा जाता है। दिस मेथड ऑफ टीचिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्कवरी मेथड, डिडक्टिव मेथड, एनालिटिकल मेथड एंड टीचर सेंटर्ड अप्रोच। पहली बात तो ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें बच्चा क्या कर रहा है, एक्टिवली इंगेज हो रहा है। टीचर सेंटर्ड अप्रोच कौन सी होती है, जब हम डेमो मेथड देते हैं। डेमो मेथड में क्या होता है, टीचर सेंटर में होता है, बच्चा पैसिव होता है। एक जब हम लेक्चर मेथड देते हैं तो उसमें भी टीचर सेंटर में होता है, बच्चा पैसिव होता है। एनालिटिकल अप्रोच, जहां पे बच्चा चीजों को क्या करता है, एनालाइज करना है। लेकिन यहाँ क्या करना है, कोणों को ज्ञात करने के लिए कोणों को मापना है और सारणीबद्ध करना है। और किस बेसिस पे करना है, जो त्रिभुजाकार कागज की कतरन है उस बेसिस पे। निगमनात्मक विधि होती है जहां हम नियम से कहां बढ़ते हैं, उदाहरण की तरफ। जो बड़ी क्लासेस होती हैं उनमें डिडक्टिव मेथड को यूज किया जाता है। यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा डिस्कवरी मेथड, जिसपे आर्मस्ट्रॉन्ग जो है उन्होंने सबसे ज्यादा काम किया था। ठीक है, अब इसमें बच्चा कैसे डिस्कवरी करेगा, टीचर ने क्या किया, बस आपको ट्राइंगल शेप पेपर की कटिंग दे दी है, और फिर आपको क्या करना है, एंगल जो है उसको मीजर भी करना है उसमें, और फिर उसको टेबुलेट भी, मतलब उसकी सारणी भी बनानी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको एंगल जो है उनके सम यानी कि कोणों का जो जोड़ है उसको आपको मालूम करना है। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, मान लीजिए पेपर कटिंग है, इन कोणों को आप मालूम करोगे, पहले नापोगे, फिर उनको मालूम करोगे, फिर एक टेबल बनाओगे और फिर उसके एस सम अप करोगे। तो ये क्या होता है, खोज विधि। यहाँ पे बच्चा खुद से चीजों को करता है। नेक्स्ट पेपर है आपका सीटेट जनवरी 2024। यहाँ पहला क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट लिस्टेड द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। एक बच्चा है जिसने जो परिमेय संख्याएं हैं उनकी क्या करी, प्रॉपर्टीज जो हैं उनको लिस्ट किया। इनमें से कौन सा करेक्ट है, रेशनल नंबर इंक्लूड्स इंटीजर्स, जीरो इज नॉट ए रेशनल नंबर, ऑल फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर्स। एक परिमेय संख्या में पूर्णांक सम्मिलित होता है, शून्य परिमेय संख्या नहीं है, सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं। सभी भिन्न जो होती हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं क्योंकि उनको p बटा q की फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, जीरो परिमेय संख्या नहीं है, ये बिल्कुल सही है। इस परिमेय संख्या में पूर्णांक सम्मिलित होते हैं, हम -1 इंटीजर टू +1 इंटीजर जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, a और c जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि जीरो जो है वो परिमेय संख्या नहीं है, ये यहाँ पे क्या है, गलत हो जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 1।
कॉन्सेप्ट वॉज लेबल्ड एज स्कीमा। स्कीमा जो वर्ड है वो किसने दिया था? जीन पियाजे ने, ठीक है। वाइगोस्की की थ्योरी का क्या नाम था? सोशियो कल्चर डेवलपमेंट थ्योरी। जेरोम ब्रूनर जो है उन्हें भी संज्ञानवादी कहा जाता है। वेन हेले ने आपके 5 लेबल्स दिए थे और इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी? ज्योमेट्रिकल थिंकिंग और ज्योमेट्रिकल लर्निंग। अब यहाँ पे अगर पूछा जाए जो कॉन्सेप्ट है, स्कीमा वर्ड क्या होता है? स्कीमा इज ए मेमोरीज ऑफ बंडल, ठीक है, सॉरी बंडल ऑफ मेमोरीज। यहाँ पे यादें जो होती हैं उनका एक बंडल दिमाग में हम रखते हैं। जब भी हमें कभी ज़रूरत होती है तो हम इन मेमोरीज को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं और इनको ज़रूरत पड़ने पर उस चीज को हम यूज करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड स्कीमा। टीचर कंडक्टेड एन ओरल असेसमेंट इन क्लास। टीचर ने क्या किया? मौखिक आकलन जो है उसका कंडक्शन किया। एंड फाउंड दैट राम कैन स्पीक डेफिनेशन। और उन्होंने देखा कि जो राम है वो क्या करता है? डेफिनेशन जो है उनको अच्छे से बोल सकता है ऑफ ऑल टाइप ऑफ नंबर्स, किसी भी नंबर की, चाहे वो ऑड हो, इवन हो, प्राइम हो, कॉम्पोजाइट हो, चाहे सम हो, विषम हो, अभाज्य हो, भाज्य हो, प्रॉपर तरीके से वो डेफिनेशन बोलता है। बट नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द नंबर्स एक्यूरेटली। लेकिन वो नंबर्स को एक्यूरेटली मालूम करने में एबल नहीं है। When given a set of number, जब भी उसे नंबर्स का एक सेट दिया जाता है। Which of the following is most appropriate for the above situation? अब ऊपर की सिचुएशन को ध्यान में रख के कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है? राम हैज गुड मेमोरी बट लैक प्रैक्टिस। राम हैज गुड मेमोरी बट लैक्स कंसंट्रेशन। राम हैज गुड मेमोरी बट लैक्स कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। राम हैज एनालिटिकल एबिलिटी। एनालिटिकल एबिलिटी तो उसके अंदर है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो चीजों को क्या कर रहे हैं? रट रहे हैं। और जब आप चीजों को रटते हो तो उस कंडीशन में क्या है? आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होते। क्यों? क्योंकि उन्होंने डेफिनेशंस को रट लिया है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि कौन से नंबर सम है, कौन से नंबर विषम है, कौन से नंबर कॉम्पोजाइट है, कौन से नंबर प्राइम है। राम की स्मरण शक्ति अच्छी है परंतु अभ्यास की कमी है? नहीं। राम की स्मरण शक्ति अच्छी है परंतु एकाग्रता की कमी है? नहीं। बल्कि राम की स्मरण शक्ति अच्छी है लेकिन अवधारणात्मक बोध की कमी है। उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर नहीं है। उन्होंने क्या किया है? बस डेफिनेशन को अपने दिमाग में रट लिया है। नेक्स्ट है, अ क्लास 6 मैथमेटिक टीचर पोज द फॉलोइंग प्रॉब्लम टू हर स्टूडेंट। कक्षा 6 का एक टीचर है, उन्होंने अपने बच्चों के सामने एक क्वेश्चन रखा। इन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन्स स्टार्टेड टुगेदर। मॉर्निंग में 3 लोग जो है वो एक साथ चलना शुरू करते हैं। दियर स्टेप मीजर 70 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर एंड 95 सेंटीमीटर। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। ही गोज 70 सेंटीमीटर, he is 85 centimeter and then he goes 95 centimeter. What is the minimum distance each should walk so that all can cover the same distance and complete steps? अब यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि मिनिमम डिस्टेंस हमको मालूम करनी है कि हर इंसान जो है वो वॉक करता है जिससे कि वो कवर कर सके सेम डिस्टेंस को कंप्लीट स्टेप्स में, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट वुड बी रिक्वायर्ड टू सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम्स। यहाँ पे क्या है? कक्षा 6 के टीचर ने बच्चों के सामने क्वेश्चन रखा। प्रातःकालीन सैर में 3 व्यक्ति एक साथ चलना शुरू करते हैं। कदमों की लंबाई जो है वो 70 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर और 95 सेंटीमीटर है। इनमें से प्रत्येक न्यूनतम कितनी दूरी चले कि वह दूरी पूरे कदमों में वो तय कर पाए। कौन सी अवधारणा प्रश्न को हल करने के लिए सही होगी? कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शन, यहाँ समानुपात कैसे निकालोगे आप? अनुपात समानुपात तो यहाँ निकल नहीं सकता। कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन, किस चीज से डिवाइड करना है और किसको डिवाइड करना है? HCF जो होता है वो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है, नॉट ए मिनिमम डिस्टेंस। तो यहाँ क्या लगेगा? कॉन्सेप्ट ऑफ LCM, जिसे हम लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं, लीस्ट कॉमन फैक्टर जो है, दैट वुड बी द मिनिमम डिस्टेंस जिसमें वो पूरे कदमों को तय कर सकेंगे। वो क्या होगी? एक न्यूनतम दूरी होगी जहां पे वो दूरी में तीनों लोग जो हैं वो अपने कदमों को पूरा कर पाएंगे, ठीक है। सो द ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। विच अमोंग द फॉलोइंग लर्निंग टीचिंग सोर्स, जो लर्निंग टीचिंग सोर्स है, रिसोर्स, उसमें आर मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर विजुअली चैलेंज स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स क्लासरूम। मान लीजिए गणित की कोई क्लास है, उसमें दृष्टिबाधित बच्चा है, ठीक है, विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा है, तो उसके लिए जो हम LTR यूज कर रहे हैं, लर्निंग टीचिंग जो रिसोर्स है, उनमें सबसे उपयुक्त कौन सा रहेगा? जियोजेब्रा, टेलर अबेकस, कंप्यूटर एंड स्प्रेडशीट, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज देखिए, जो स्प्रेडशीट होती है ना, वो विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए काम की नहीं होती। उसमें कैसे होते हैं? थोड़े फाइन वर्ड्स होते हैं। जियोजेब्रा ये भी नहीं होगा इनके काम का।
लेकिन इनके काम का क्या है, टेलर अबेकस। जो टेलर अबेकस होता है उसमें क्या होता है, उभरी हुई चीजें होती हैं, और उभरे हुए जो बीट्स होती हैं उनकी वजह से बच्चा क्या करता है, उसको प्रॉपर तरीके से यूज कर सकता है। ठीक है, उनके लिए उसको यूज करना कैसा रहता है, सही रहेगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड टेलर अबेकस। जब हम छोटे होते हैं हम उसको यूज भी करते हैं कि जो टेलर अबेकस होता है वो विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए काम में आता है। क्यों, क्योंकि ये टेक्टाइल मटेरियल होता है। टेक्टाइल मतलब जिसको हम छू सकते हैं, और जो मैथमेटिक्स है उसको लर्न करने में ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज योर कंप्यूटर। जो कंप्यूटर है उसमें क्या होता है, कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड होता है। तो कीबोर्ड की वजह से बच्चा क्या है, इजीली चीजों को लर्न कर सकता है। तो यहाँ टेलर अबेकस और कंप्यूटर जो है, ये दो चीजें जो है वो विजुअल इंपेयर्ड लोगों के लिए क्या है, काम में आ सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम जियोजेब्रा देखें तो जियोजेब्रा जो होता है ना, वो मैथ को स्मार्ट वे में लर्न करने के लिए एक फ्री टूल होता है। ठीक है, तो जियोजेब्रा इज जस्ट ए टूल टू लर्न मैथमेटिक्स इन इफेक्टिव वे। ठीक है, National Education Policy 2020 recommend that sports integrated pedagogy needs to be used in classroom teaching। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है वो ये सिफारिश करती है कि जो खेल है, एकीकृत शिक्षा क्षेत्र को कक्षा में उपयोग करने की आवश्यकता है, जहाँ पे खेल जो है वो आपकी पेडागोजी जो है उससे जुड़ा हुआ होता है ना, कि खेल खेल में बच्चे को आप पढ़ना और लिखना सिखाइए। नेक्स्ट है नीड्स टू बी यूज इन द क्लासरूम टीचिंग, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर करेक्ट। इनमें से कौन सा सही है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूजिंग स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड पेडागोजी, जहाँ पे हम स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड पेडागोजी को मैथमेटिक्स की क्लासरूम में यूज कर रहे हैं। ठीक है, इससे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो होती है वो जॉयफुल होती है, कि जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है वो आनंददायक हो जाएगी। जब आप बच्चे को खेल खेल में सिखाएंगे तो ऑब्वियसली जो टीचिंग लर्निंग है वो कैसी हो जाएगी, आपकी जॉयफुल हो जाएगी। बच्चा ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से और एक हैप्पी एनवायरनमेंट में चीज़ों को लर्न कर पाएगा। इट्स नॉट पॉसिबल टू यूज स्पोर्ट्स फॉर टीचिंग मैथमेटिक्स, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम इजीली स्पोर्ट्स को यूज करके मैथमेटिक्स सिखा सकते हैं। बहुत सारे गेम होते हैं, क्रिकेट में भी हम मैथमेटिक्स सीखते हैं, फुटबॉल में हम मैथमेटिक्स सीखते हैं, तो हर गेम में हम कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स को इन्वॉल्व करते हैं। इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग एंड हेंस नीड टू बी अवॉइडेड। टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको अवॉइड करोगे। अपार्ट फ्रॉम पॉपुलर स्पोर्ट्स देयर आर मेनी इंडिजिनस स्पोर्ट्स विच कैन बी यूज्ड इन टीचिंग मैथमेटिक्स। जो बहुत सारे पॉपुलर स्पोर्ट्स होते हैं उनके अलावा भी ऐसे बहुत सारे खेल हैं जिनको हम गणित को पढ़ाने में यूज में ले सकते हैं। देयर आर ए लॉट ऑफ इंडिजिनस स्पोर्ट्स विच आर ओनली मेनली यूज फॉर द टीचिंग मैथमेटिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए एंड डी इज करेक्ट। A middle school mathematics teacher posed the following question to her class। एक मिडिल स्कूल के जो मैथमेटिक्स टीचर हैं वो एक क्वेश्चन है जो अपनी क्लास में बताते हैं। विच टाइप ऑफ ग्राफ वुड यू यूज टू शो द फॉलोइंग डेटा। किस टाइप का ग्राफ जो है वो आप इस डेटा को शो करने के लिए यूज में लेंगे, ये क्वेश्चन पूछा है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि इस डेटा को शो करने के लिए आप कौन सा वाला ग्राफ यूज करोगे। द हाइट ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन एन एथलेटिक्स मीट। जो हाइट है किसी भी खेलकूद प्रतियोगिता जो है उसमें प्रतिभागियों का जो कद है वो। द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 9 AM to 9 PM एट स्टेशन। किसी भी स्टेशन पे सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 9 बजे तक रेलगाड़ी से जाने वाले यात्रियों की संख्या। अब इस चीज को हमें क्या करना है, एक ऐसे ग्राफ पे निकालना है जहां पे हम प्रॉपर तरीके से इन आंकड़ों को दर्शा पाए। द इंटेंशन ऑफ द टीचर इज टू। यहाँ पे टीचर की जो इंटेंशन है वो क्या है, help learners understand the difference between bar graph and line graph, introduce the concept of pie chart, teach line graph through contextual situation, teach the use of histogram for data representation। अब ये आपको पता होगा कि ग्राफ जो होते हैं वो कई टाइप के होते हैं। एक होता है आपका बार ग्राफ। ठीक है, जो बार ग्राफ होता है उसमें भी हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, और बार ग्राफ जो होता है वो कैसे बनता है, ये आपका बार ग्राफ है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड योर बार ग्राफ। ठीक है, एक होता है आपका बार ग्राफ जो होता है वो डेटा को एक एज ग्रुप जो है उसमें रिप्रेजेंट करने के काम आता है। एक होता है आपका लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ में क्या होगा, हम डॉट्स बनाते हैं और डॉट्स बना के लाइन जो ग्राफ है उसको हम डिनोट करते हैं। ठीक है, एक होता है आपका पाई चार्ट। पाई चार्ट जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, पाई चार्ट में हम इस तरह से गोल एक
एरिया बनाते हैं और यहाँ पे हम डेटा डिसाइड करते हैं, डेटा जो है उसको फिट करते हैं। ठीक है, इसमें पाई जो है उसकी स्लाइसेस जो है उसके फॉर्म में डेटा को डिनोट किया जाता है। और लास्ट होता है आपका हिस्टोग्राम। ठीक है, जो हिस्टोग्राम है उसको भी हम क्या करते हैं, एज ए ग्राफ जो है उसमें यूज किया जाता है। ठीक है, तो हिस्टोग्राम जो है उसको हम कैसे बनाते हैं, जैसे आपका बार ग्राफ होता है, बार ग्राफ में क्या होता है, दो बार के बीच में स्पेस होगा, लेकिन हिस्टोग्राम में हम क्या करते हैं, जो बार होते हैं उनको बिल्कुल एडजेसेंट वे में बनाते हैं। दिस इज कॉल्ड योर हिस्टोग्राम। ठीक है, चारों समझ में आया। बार ग्राफ होता है आपका ये, लाइन ग्राफ होता है जहां पे लाइन के थ्रू हम ग्राफ को डिनोट करते हैं, पाई चार्ट होता है जहां पे हम पाई जो स्लाइस होती है मतलब स्लाइसेस के फॉर्म में उस ग्राफ को डिनोट करते हैं। हिस्टोग्राम होता है जहां पे एडजेसेंट लाइंस जो होती हैं, एडजेसेंट बार्स जो होते हैं उनको बनाया जाता है। अब हमारे पास डेटा क्या था, डेटा था हमारे पास हाइट ऑफ पार्टिसिपेंट, नंबर ऑफ पैसेंजर्स। तो यहाँ पे टीचर की इंटेंशन क्या है, हेल्प लर्नर अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द बार ग्राफ एंड लाइन ग्राफ। जो बार ग्राफ है और जो लाइन ग्राफ है उनके बीच में जो डिफरेंस है उसको समझाना। तो यहाँ पे आप बार ग्राफ और लाइन ग्राफ के बीच में कैसे डिफरेंस समझाएंगे, पाई चार्ट के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करना, लाइन ग्राफ जो है उसको पढ़ाना, जो भी आपकी कंटेक्चुअल सिचुएशन है उसके थ्रू, और जो हिस्टोग्राम ग्राफ है उसको समझाना। ठीक है, जो हिस्टोग्राम ग्राफ होता है ना उसमें हम यूजुअली क्या करते हैं, एक प्रोबेबिलिटी जो हिस्टोग्राम है उसको बनाते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे के बिल्कुल अगर आप देखोगे तो लेफ्ट और राइट जो होता है ना वो बिल्कुल एक दूसरे के रिफ्लेक्टिंग होते हैं। ठीक है, जैसे मार्क्स वाला जो हम क्वेश्चन करते हैं कि बच्चों के जो है, मान लीजिए 48 बच्चे हैं कक्षा 8 के, उनके इतने मार्क्स आए, तो अब आप उनका रेशो निकालिए। हिस्टोग्राम जो होता है उसमें बेसिकली दो पीक्स होती हैं, तो दिस इज कॉल्ड योर बायोमिडल हिस्टोग्राम। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। मैथमेटिक्स इज अ वे ऑफ थिंकिंग। मैथमेटिक जो है वो एक सोचने का तरीका है, क्योंकि इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट टू एंगेज इन प्रूफ एंड एग्जामिनिंग पैटर्न। स्टूडेंट रिप्रोड्यूस फॉर्मूला एंड सिंबल्स ड्यूरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग। स्टूडेंट्स यूज एप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजीज फॉर सॉल्विंग वेरियस न्यू प्रॉब्लम। सो द करेक्ट ऑप्शन इज, गणित सोचने का तरीका है क्योंकि विद्यार्थियों को साक्ष्य और प्रतिमान के निरीक्षण में व्यस्त रखने के लिए अवसर प्रदान करता है। समस्या समाधान के दौरान व्यक्ति सूत्र और चिन्हों को दोहराते हैं। विद्यार्थी विभिन्न नई समस्याओं के समाधान के लिए उपयुक्त युक्तियों को उपयोग करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, थिंक करते हैं, यहाँ पे हमारी रेशनल थिंकिंग होती है। तो पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है कि बच्चे जो होते हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है जहां पे वो अपने आप को इंगेज रख सकें, किसमें, प्रूफ में, और जो पैटर्न है उसको एग्जामिन करने में। ठीक है, मान लीजिए अगर आप कोई भी ग्राफ बना रहे हैं, आपने कोई लाइन ग्राफ बनाया, तो आपको ये चीज मालूम करनी होगी कि ये जो आपने ग्राफ बनाया है ये सही है या नहीं है। जो भी आपका एग्जामिनिंग पैटर्न है, जो भी प्रूफ है, उसके थ्रू हम इसको मालूम करेंगे। स्टूडेंट्स रिप्रोड्यूस, कोई भी चीज मैथ में रिप्रोड्यूस नहीं होती, रिप्रोड्यूस नहीं होगी, आप क्रिएटिव तरीके से उसको वापस से प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के दौरान फॉर्मूला और सिंबल को रिप्रोड्यूस करना, ये होता है आपका रूट मेमोराइजेशन। स्टूडेंट्स यूज एप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजीज फॉर सॉल्विंग वेरियस न्यू प्रॉब्लम, बिल्कुल सही बात है। बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज जो हैं उनको यूज करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को यूज करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो यहाँ क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, 2 इज रॉन्ग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायमेंशन ऑफ असेसमेंट ऑफ मैथमेटिक्स लर्निंग। कौन सा गणित के अधिगम के आकलन का आयाम नहीं है, कम्युनिकेशन, पैटर्न एंड प्रोसीजर, डिस्पोजिशन टुवर्ड मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिकल रीजनिंग। जब भी हम गणित के अधिगम का आकलन करते हैं, ठीक है, आपने मैथ सीखी, अब आपका आकलन करेंगे, तो उसमें क्या ऐसा डायमेंशन है जो असेसमेंट में इंक्लूड नहीं होगा। गणित में आप कितना प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हैं। लेट सपोज आपसे कोई ओरल क्वेश्चन पूछा गया या फिर कोई आपसे रिटन क्वेश्चन पूछा गया, देन इट्स वेरी मैंडेट कि आप कितना इफेक्टिव तरीके से उसको समराइज फॉर्म में बता पाते हैं। पैटर्न एंड प्रक्रिया, पैटर्न और प्रोसीजर क्या होता है, किस पैटर्न में और किस प्रोसीजर को फॉलो करके आप मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। गणित के प्रति रुझान, ये हर बच्चे का एक इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। सम पीपल आर इंटरेस्टेड इन मैथ, उनको मैथ बहुत पसंद होती है, बट सम आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ, सो दिस शोज इंडिविजुअल डिफरेंस। ठीक है, गणितीय तर्क ये होना जरूरी होता है, क्यों, क्योंकि आकलन में ये देखा जाता है कि आप कितना इफेक्टिव तरीके से मैथमेटिकल रीजनिंग
करते हैं. सो द ऑप्शन 3 इज नॉट रिलेटेड विद डायमेंशन ऑफ असेसमेंट. नेक्स्ट इज सीटेट अगस्त 2023. अब यहाँ पे आपसे पूछा है A teacher in her class discuss various examples from daily life situation like a railway line crossing several other lines, a road crossing two or more roads, alphabets like H and Z, etc. Which of the following concept can be introduced through these example? यहाँ पे आपसे पूछा है टीचर जो है वो अपनी कक्षा में दैनिक जीवन की जो परिस्थितियां हैं, दैनिक जीवन की परिस्थितियों में से विभिन्न उदाहरण की चर्चा करती है. जैसे कई अन्य पटरियों को पार करती हुई एक रेल पटरी, दो क्या करती है, पार करती हुई एक रेल पटरी, दो या दो से अधिक सड़कों को पार करती हुई ये सड़क, अंग्रेजी वर्णमाला जैसे एच और जेड. तो इन कॉन्सेप्ट्स का परिचय किस उदाहरण के द्वारा दिया जा सकता है. ठीक है, मतलब टीचर जो है वो किस सेगमेंट के थ्रू बच्चों को क्या कर रही है, इन चीजों को समझाने की कोशिश कर रही है. एक होता है लाइन सेगमेंट. आई जस्ट होप कि लाइन सेगमेंट आपको पता है. दिस इज कॉल्ड योर लाइन सेगमेंट, कि हम रेखाखंड जो है उसके द्वारा इसको मालूम करते हैं. ठीक है, एक होता है पैरेलल लाइंस. जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनके थ्रू इसको मालूम किया जाता है. पैरेलल लाइंस आर दिस वन. इस तरह से जो तिरछी लाइनें होती हैं, सॉरी समांतर जो रेखाएं होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस, जो बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल होती हैं. ठीक है, एक होती है आपकी राइट एंगल. राइट एंगल आपको पता है, राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का जो कोण बनता है ऐसे. एक ये होता है न्यून कोण और एक होता है आपका अधिक कोण. दीज आर योर एंगल्स. लेकिन यहाँ समकोण की बात हुई है तो समकोण इज 90 डिग्री राइट एंगल. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब आपका यहाँ पे आपसे पूछा है कि किस सेगमेंट के थ्रू इस क्वेश्चन को बच्चा सॉल्व कर सकता है. क्यों? क्योंकि उन्होंने दैनिक जीवन की परिस्थिति के उदाहरण की चर्चा की है एच और जेड की फॉर्म में. जैसे अन्य पटरी को पार करती हुई एक रेल पटरी और दो सड़कों को पार करती हुई एक सड़क. तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा? द करेक्ट आंसर विल बी लाइन सेगमेंट. क्या होता है, जो इस तरीके से जाएगा. लाइन सेगमेंट इज लाइक दिस ओनली, जो अलग अलग जाते हैं. ट्रांसवर्सल क्या होता है? ट्रांसवर्सल होता है जहां पे दो लाइनों को एक तिर्यक रेखा काटती है. ठीक है, तो ये होता है आपका ट्रांसवर्सल. नेक्स्ट इज पैरेलल लाइन. जो पैरेलल लाइन होती है वो एक दूसरे के जस्ट पैरेलल होती हैं. एक होता है राइट एंगल, जिसे हम समकोण बोलते हैं. यहाँ क्या है, एच है और जेड है, तो यहाँ पे ना तो रेखाखंड होगा ना ही समकोण होगा. यहाँ होगा आपका तिर्यक छेदी रेखाएं और समानांतर रेखाएं. ठीक है, सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट. लाइन सेगमेंट कैसा होता है, बिल्कुल एक दूसरे से सेपरेट लाइन जो होती हैं वो कंटिन्यूअस एक एंड से दूसरे एंड तक जाती हैं. ट्रांसवर्सल क्या होता है, बिल्कुल पैरेलल जो लाइंस होती हैं एक दूसरे के, उसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल. और जो समांतर रेखाएं होती हैं, सॉरी तिर्यक छेदी रेखाएं कौन सी होती है, जहां पे दो पैरेलल लाइंस को एक तिरछी रेखा काटती है. पैरेलल लाइंस होती है जो बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल होंगी. राइट एंगल समकोण होता है. यहाँ पे हमें रोड दिखानी है और एक क्या करना है, रेल के बारे में बताना है जो दूसरी पटरी को क्रॉस कर रही है. तो इस कंडीशन में रेखाखंड और समकोण जो है वो यूज ना होकर तिर्यक छेदी रेखाएं और समांतर रेखाएं होंगी. तिर्यक छेदी क्यों होगा, क्योंकि दो सड़कों को पार करती हुई एक सड़क. ठीक है, तो उसमें क्या है, वो दो सड़कों को क्रॉस करके ऐसे करेगी. तिर्यक छेदी और समांतर रेखा में क्या होती है, दो पटरियों को पार करके एक रेल क्रॉस कर रही है. Which among the following is the most appropriate way to teach mathematics? गणित पढ़ाने का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? Find the gap in learning and address them only. अधिगम में रह रही कमियों को ज्ञात करना और केवल उन्हें ही संबोधित करना नहीं. मैथमेटिक्स में बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट करना जरूरी होता है. Find the low performer and make them sit in the front of row of the class. नहीं, बच्चे ऐसा नहीं है कि जो बच्चे कम प्रदर्शन कर पाते हैं उनके बारे में मालूम करना, उन्हें रो में आगे बिठाना. टीच एवरी स्टूडेंट विद द सेम अप्रोच. हर बच्चे को आप सेम अप्रोच के साथ नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि हम एक चीज पढ़ते हैं इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम, जो किस में आता है, इंक्लूसिव एजुकेशन में, जहां पे हम ये देखते हैं कि हर बच्चे के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, उनकी लर्निंग कैपेबिलिटी अलग होती है, टीचिंग मेथड्स अलग अलग होते हैं जिससे वो समझते हैं. तो हर बच्चे के ऊपर आप सेम अप्रोच यूज नहीं कर सकते. मोटिवेट द लर्नर टू डेवलप दियर एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज. अधिगमकर्ता जो होते हैं उनको उनकी विद्यमान क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना. बिल्कुल सही है कि आप जो भी लर्नर हैं उनको क्या कीजिए, मोटिवेट कीजिए, जिससे कि वो अपने अंदर ये कैपेबिलिटी ला पाए कि दैट यस वी कैन ऑल्सो लर्न मैथमेटिक्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन. जो निरंतर और व्यापक मूल्यांकन है उसके लिए निम्न में से कौन सा सही है?
इन CCE assessment process includes assessment of previous knowledge, understanding level and learning process. निरंतर और व्यापक मूल्यांकन में आकलन प्रक्रिया में पूर्व ज्ञान, समझने का स्तर और अधिगम प्रक्रिया का आकलन सम्मिलित होना चाहिए। बिल्कुल सही है। फॉर CCE टीचर्स फील दैट ईच वन ऑफ देम हैज टू गिव सम असाइनमेंट एवरी डे टू असेस चिल्ड्रन लर्निंग। निरंतर और व्यापक मूल्यांकन के लिए टीचर महसूस करता है कि उनमें से हर एक को बच्चों के अधिगम का आकलन करने के लिए प्रतिदिन कुछ गृहकार्य देना चाहिए। डेली आपको बच्चे को होमवर्क देने की जरूरत नहीं है। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है उसमें आप टाइम टू टाइम फीडबैक दे सकते हो, टाइम टू टाइम बच्चे को असेस करके। निरंतर और व्यापक मूल्यांकन केवल अंकों को ग्रेड में परिवर्तित करने के बारे में है, नहीं। इट हैज रिप्लेस्ड नंबर्स विद ग्रेड। इन CCE देयर इज मोर टेस्टिंग एंड लेस टीचिंग। ऐसा नहीं है, CCE में पढ़ाया भी उतना ही जाता है जितना उसमें जांच की जाती है। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल फीचर ऑफ ए कॉन्सेप्ट मैपिंग इन मैथमेटिक्स। जो कॉन्सेप्ट मैपिंग है, मानचित्र अवधारणा जो है गणित में, उसकी एक आवश्यक विशेषता है। It represents a conceptual analysis of a concept using contributory subconcept. यह अंशदायी उप अवधारणा का उपयोग करके एक अवधारणा के वैचारिक विश्लेषण को निरूपित करता है। They are directional with arrows showing which concepts are prerequisite for each other. ये संकेत चिन्हों के साथ दिशात्मक है और दर्शाते हैं कि कौन सी अवधारणाएं किसके लिए पूर्व अपेक्षित हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज they cannot be used for diagnostic purpose to identify difficulties in learning a particular concept. ठीक है, यहाँ पे है एक विशिष्ट अवधारणा के सीखने में रह गई कमी को पहचानने के लिए इनका उपयोग नैदानिक प्रयोजनों के लिए नहीं किया जा सकता। जो कॉन्सेप्ट मैपिंग होती है उसको आप इजीली यूज कर सकते हो अगर बच्चे के अंदर कोई डिफिकल्टी आपको नजर आ रही है। इसको डायग्नोसिस में इजीली यूज किया जाता है, जबकि यहाँ क्या लिखा है, नहीं किया जाता। ये यहाँ गलत है। दे कैन नॉट बी यूज फ्रिक्वेंटली एज दे आर वेरी टाइम कंज्यूमिंग। इनको फ्रिक्वेंटली जो है वो आप प्रॉपर तरीके से यूज कर सकते हो, ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं होते। ठीक है। जो कॉन्सेप्ट मैपिंग होती है ना, ये एक विजुअल टूल होता है जिसमें बच्चा क्या करता है, किसी भी कॉन्सेप्ट को बहुत ही इफेक्टिव तरीके से समझता है। बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना, इट बिकम्स वेरी हाई। ठीक है। बच्चे को अगर आप एक एप्रोप्रिएट तरीके में कॉन्सेप्ट मैपिंग समझाते हैं तो बच्चा इजीली उन चीजों को क्या करता है, समझता है। कॉन्सेप्ट मैपिंग होती क्या है, मान लीजिए आप बच्चे को कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, ठीक है। उस टॉपिक को पढ़ाते वक्त आपने क्या किया, ये मेन जो हम पैरेललोग्राम बनाते हैं, ये फ्लो चार्ट एक ये लिखा, यहाँ से एरो बना के फिर वो सबटाइटल्स डाल दिए, फिर इसको डिवाइड किया। दिस इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट मैपिंग। ठीक है, इसे ही क्या बोला जाता है, कॉन्सेप्ट मैपिंग बोला जाता है। इसमें क्या करते हैं हम, पहले विजुअल ऑब्जेक्ट दिखाते हैं, फिर बच्चा आइडियाज बनाता है, फिर उनको एक रिलेशनशिप में डालते हैं, बच्चा कनेक्शन बनाता है, अंडरस्टैंडिंग बनाता है, फिर उनको लिंक करेगा। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो कॉन्सेप्ट मैपिंग का एक पार्ट होती हैं। ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स ए कंसेप्चुअल एनालिसिस ऑफ ए कॉन्सेप्ट यूजिंग कॉन्ट्रीब्यूटरी सब कॉन्सेप्ट। बिल्कुल सही बात है, इसमें कॉन्सेप्ट भी होता है, सब कॉन्सेप्ट भी होते हैं, तो उनका विश्लेषण भी होता है। दे आर डायरेक्शनल विद एरो शोइंग ईच कॉन्सेप्ट आर प्रीक्यूसाइड विद ईच अदर। बिल्कुल सही बात है, इसमें एरो जो होती है उसको यूज कर करके हम क्या करते हैं, ये बताते हैं कि वो एक दूसरे से कितना कनेक्टेड है। तो यहाँ पे ए और बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। गणित की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। मैथमेटिक्स एट स्कूल लेवल रिक्वायर्स स्पेशल एप्टीट्यूड इन लर्नर्स। स्कूली स्तर पर गणित में शिक्षार्थियों में विशिष्ट अभिवृत्ति आवश्यक होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैथ जो है उसके लिए अलग से बच्चों के अंदर एप्टीट्यूड होना चाहिए। प्राइमरी कॉन्सेप्ट इन मैथमेटिक्स आर एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर। गणित में प्राथमिक अवधारणाएं प्रकृति में अमूर्त होती हैं। यह आपने नेचर ऑफ मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि जो गणित होती है उसकी जो अवधारणाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, अमूर्त। आप गणित जो है उसको हमेशा कैसे पढ़ते हो, हाइपोथेटिकल सिचुएशन में पढ़ते हो। ठीक है, सारी चीजें गणित में मूर्त नहीं होती। मैथमेटिक्स इज बेस्ड ऑन डिडक्टिव रीजनिंग। मैथमेटिक्स जो होती है वो निगमनात्मक होती है। पहले आप नियम सीखते हो, फिर आप उदाहरण की तरफ जाते हो। मैथमेटिक्स इज मच मोर एब्स्ट्रैक्ट एंड हिरार्कियर देन मोस्ट ऑफ अदर सब्जेक्ट्स विद चिल्ड्रन लर्न एट द सेम एज। बिल्कुल सही बात है, मैथमेटिक्स हमेशा अमूर्त होती है एज कंपेयर टू द अदर सब्जेक्ट्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैथमेटिक्स में सारी चीजें हाइपोथेटिकल होती हैं। सही क्या नहीं है कि मैथमेटिक्स में स्कूल लेवल पे स्पेशल एप्टीट्यूड जो है वो बच्चों के अंदर रिक्वायर्ड होता है। एप्टीट्यूड का मतलब होता है रुझान या फिर अभिक्षमता, बच्चा कितना कर सकता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल गलत है।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग आर्ग्यूमेंटेशन इन ए मैथमेटिक क्लासरूम। गणित की कक्षा में तर्क वितर्क के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त है? इट कैन बी अंडरस्टूड एज ए लाइन ऑफ रीजनिंग दैट इंटेंड्स टू शो और एक्सप्लेन व्हाई ए मैथमेटिकल रिजल्ट इज ट्रू। इसे तर्क की एक पंक्ति के रूप में समझा जा सकता है, यह दिखाने और समझाने का इरादा कि गणितीय परिणाम सत्य क्यों है। बिल्कुल सही बात है, मैथ में ये चीज होती है। तर्क वितर्क का मतलब ही यही होता है कि आप ये चीज प्रूव कर पाओ कि ये रिजल्ट अगर सही आ रहा है तो वो सही क्यों है, क्यों ये गलत नहीं है। इट्स ऑलवेज हेल्पफुल इन मैथमेटिक्स इन द सेम मैनर एज इन अदर एम्पिरिकल डिसिप्लिन। यह अन्य अनुभवजन्य विषयों की तरह ही हमेशा गणित में मददगार होता है। तर्क वितर्क जो होता है वो हमेशा आपका गणित में मददगार साबित नहीं होता। समटाइम्स इट्स नॉट हेल्पफुल। ठीक है, जरूरी नहीं कि तर्क वितर्क जो है वो हमेशा आपकी मैथमेटिक्स में हेल्प करेगा। इट कैन ऑल्सो बी ए पार्ट ऑफ द ह्यूरिस्टिक अप्रोच इन मैथमेटिक एजुकेशन। बिल्कुल सही बात है, तर्क वितर्क जो होता है वो खोज का एक हिस्सा होता है। मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं, चीजों को डिस्कवर करके पढ़ते हैं, चीजों को हम खुद से करते हैं, खुद एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं। इट्स लेस यूजफुल फॉर एलिमेंट्री ग्रेड स्टूडेंट्स। ऐसा कुछ नहीं है कि ये प्रारंभिक कक्षा के विद्यार्थियों के लिए कम उपयोगी है। प्रारंभिक कक्षा मतलब 1 to 8, तो ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ क्या है, ए एंड सी आर करेक्ट। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ए क्या है, तर्क वितर्क में ये चीज अच्छे से समझी जाती है कि गणितीय परिणाम अगर आ रहा है, अगर ये क्वेश्चन का रिजल्ट है तो ये गलत क्यों नहीं है, यही सही क्यों है, और ये हमेशा ह्यूरिस्टिक अप्रोच का एक पार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू ए मैथमेटिक टेक्स्ट बुक। गणित की जो पाठ्य पुस्तक है उसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। एग्जाम्पल्स इन ए मैथमेटिक टेक्स्ट बुक शुड बी रिलेटेड टू डेली लाइफ ऑफ द स्टूडेंट। बिल्कुल सही बात है, गणित की पाठ्य पुस्तक के जो उदाहरण होते हैं वो बच्चे के दैनिक जीवन से संबंधित होने चाहिए। अ मैथमेटिक टेक्स्ट बुक शुड हैव सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स ओनली। नहीं, गणित की जो पाठ्य पुस्तक है अगर उसमें केवल हल किए हुए उदाहरण होंगे तो बच्चा क्या करेगा, रोट मेमोराइजेशन करेगा, बच्चा उनको रट लेगा। खुद कहाँ बच्चा तर्क वितर्क कर रहा है, खुद कहाँ बच्चा अपनी रीजनिंग लगा रहा है। अ टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स शुडंट बी वेरी थिक और हैवी। बिल्कुल सही बात है, गणित की पाठ्य पुस्तक बहुत मोटी या भारी नहीं होनी चाहिए। अ मैथमेटिक टेक्स्ट बुक शुड हैव वेराइड एक्सरसाइज टू गिव प्रैक्टिस टू स्टूडेंट्स। बिल्कुल सही बात है, विद्यार्थियों को अभ्यास करने के लिए गणित की पाठ्य पुस्तक में बहुत सारी एक्सरसाइज होनी चाहिए। सो यहाँ ऑप्शन 2 जो है वो गलत है। एक कंजेक्चर इन मैथमेटिक्स इज, जो गणित होती है उसमें जो कंजेक्चर होता है वो क्या होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल, इट डजंट हेल्प इन डेवलपिंग मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता है क्योंकि मैथ में ये समझ विकसित करने में मदद नहीं करता है। ठीक है, द नेक्स्ट ऑप्शन इज अ प्रपोजिशन और कंक्लूजन दैट हैज बीन प्रूव्ड। एक प्रतिज्ञप्ति और निष्कर्ष जो सिद्ध हो चुका हो, इम्पॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंडरी लेवल ओनली, केवल माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होता है। अ प्रपोजिशन और कंक्लूजन दैट इज अज्यूम्ड टू बी ट्रू ऑन ए टेंटेटिव बेसिस विदाउट प्रूफ। एक प्रतिज्ञप्ति या निष्कर्ष जो बिना प्रमाण के एक अस्थायी आधार पर सत्य माना जाता है। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि कंजेक्चर होता क्या है। कंजेक्चर होता है आपका प्रमाण रहित अनुमान, जहां पे आप क्या करते हो, सिर्फ एक सिचुएशन जो है उसका आप एक अजम्पशन करते हो, आपके इसके पास कोई भी प्रूफ नहीं होता है। एक स्पेक्यूलेशन जो हम करते हैं, अटकल लगाना। ठीक है, तो कंजेक्चर का मतलब आपको समझ में आया। अब मैथ में ये क्या रोल प्ले करता है, कंजेक्चर जो होता है ना, जैसे प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब प्राइम नंबर्स क्या है, ऑड होते हैं। प्राइम नंबर्स क्या है, ऑड है। अब प्रूफ क्या है इसका, जैसे 1, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब क्या है, ऑड है, सारे ऑड हैं और ये सारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। अब अगर हम कंजेक्चर की बात करें तो सेकंड क्या है, वो प्राइम भी है और वो क्या है, इवन नंबर भी है। तो ये क्या हो जाता है आपका, दिस इज कॉल्ड कंजेक्चर। ठीक है, आई जस्ट होप कि यहां से आपको ये समझ में आया है। मैथमेटिक्स में जो कंजेक्चर होता है ना, वो फॉर्मली आप उसको प्रूफ नहीं कर सकते। इट्स नेवर बी प्रूवन, कभी भी इसको प्रूव नहीं किया जा सकता है। ये क्या होता है, सिर्फ एक अजम्पशन होता है, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है जिसको सच मान लिया जाता है बिना किसी प्रूफ के। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, ए प्रपोजिशन और कंक्लूजन दैट इज अज्यूम्ड टू बी ट्रू ऑन ए टेंटेटिव बेसिस विदाउट प्रूफ। बिना किसी प्रूफ के मैथ में किसी भी चीज को सच मान लेना। और ये एग्जांपल आपको समझ में आया होगा, प्राइम नंबर्स हैं। ये प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, ऑड होते हैं, 1, 3, 5, 7, 11, 13।
लेकिन इसमें अगर हम काउंटर एग्जांपल देखें, जो सेकंड होता है वो क्या है, वो भी प्राइम नंबर है, लेकिन ये क्या होता है, इवन होता है। ठीक है। नेक्स्ट इज द स्टेटमेंट वन लेस देन और वन मोर देन ए मल्टीपल ऑफ 6 आर प्राइम नंबर्स इज एन एग्जांपल ऑफ। कथन 6 के गुणज से एक कम, कथन 6 के गुणज से एक कम या एक अधिक अभाज्य संख्याएं हैं। ये किसका उदाहरण है, जनरलाइजेशन, थ्योरम, कंजेक्चर एंड एक्सियोम। तो ये क्या है आपका एक कंजेक्चर, यानी कि जहां पे आप क्या कर रहे हैं, चीजों को सिर्फ एक अजम्पशन जो है उसके बेसिस पे कर रहे हैं, आप इस चीज को प्रूफ नहीं कर सकते। ठीक है। जो एक्सियम होता है, एक्सियम जो होता है वो क्या होता है, एक्सियम्स जो होते हैं वो स्टेटमेंट्स होते हैं जिन्हें सच मान लिया जाता है, और वो मैथमेटिकल रीजनिंग जो होती है उनको शुरू में ही यूज कर लिया जाता है। ठीक है। ये क्या होते हैं, ये भी एक अजम्पशंस होते हैं। तो एक्सियम जो है वो एक स्टेटमेंट होता है जिसको बिना किसी प्रूफ के आप सच मान लेते हो, और उनको स्टार्टिंग में ही हम यूज कर लेते हैं। ठीक है। ये फिर भी लॉजिकल होते हैं। ठीक है। सामान्यीकरण, किसी भी चीज को जनरलाइज कर देना, थ्योरम आपको पता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक 6 के गुणज से एक कम या एक ज्यादा अभाज्य संख्याएं होती हैं, इसका कोई भी प्रूफ नहीं है, इट्स जस्ट एन अजम्पशन। तो ये क्या हो जाएगा, कंजेक्चर। अ मैथमेटिक्स टीचर पोज द फॉलोइंग प्रॉब्लम टू हर स्टूडेंट। गणित की शिक्षिका ने अपने बच्चों के सामने निम्नलिखित समस्याएं रखी। सिमरत पे 60,000 एज रेंट फॉर 3 months, हाउ मच विल शी हैव टू पे फॉर होल ईयर इफ द रेंट पर मंथ रिमेन्स सेम। सिमरत 3 महीने के किराए के रूप में 60,000 देती है, हर महीने का किराया समान रहे तो पूरे वर्ष के लिए उसे कितना किराया देना होगा। कॉस्ट ऑफ 3 dozen bananas is 15. कैलकुलेट द नंबर ऑफ बनानास दैट कैन बी परचेज फॉर 12.50. 3 दर्जन केलों की कीमत 45 है, परिकलन कीजिए कि 12.50 में कितने केले खरीदे जा सकते हैं। जॉय एंड जेनी आर गोइंग टू स्कूल। जॉय स्टार्टेड वॉकिंग बिफोर जेनी। जॉय और जेनी स्कूल जा रहे हैं। जॉय जो है वो जेनी से पहले चलना शुरू करता है। ठीक है। जब जॉय तीसरे ब्लॉक पर था तब जेनी पहले ब्लॉक पर थी। यदि दोनों की चलने की गति बराबर है तो जब जॉय 9वें ब्लॉक पे होगी तब जेनी कहाँ होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द अबव 3 क्वेश्चन। अब यहाँ से पूछा है आपसे कि इन तीनों प्रश्नों के संदर्भ में कौन सा जो है वो सही है। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम कुछ चीजें हैं जिनको पढ़ लेते हैं। यूनिटरी मेथड होता है एक, तो ओनली क्वेश्चन, ओनली ए प्रॉब्लम जो है वो यूनिटरी मेथड पे बेस्ड है। यूनिटरी मेथड बेस होता है जिसमें हम रेशो, प्रोपोर्शन या फिर यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है उनको यूज करते हैं। यूनिटरी मेथड में अगर हम एक एग्जांपल देखें तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई 10 चीज है, कोई भी 10 आपने कॉपी ली, बुक ली, कुछ भी लिया, ये कितने की आती है, 10 बुक मान लीजिए 100 रुपए की आती है। ठीक है। तो एक बुक कितने की आएगी, एक बुक आएगी आपकी 100/10 इज इक्वल टू 10 रुपीज। ठीक है। तो 6 बुक कितने की आएंगी, 6 बुक आएंगी आपकी 60 रुपीज की। ये होता है आपका यूनिटरी मेथड। ठीक है। नेक्स्ट इज बी एंड सी आर डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन यूनिटरी मेथड। बी और सी जो है वो एकात्मक विधि पर आधारित दैनिक जीवन की समस्याएं हैं। ए एंड सी आर डेली लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन यूनिटरी मेथड। ए और सी जो है वो डेली लाइफ प्रॉब्लम है और वो यूनिटरी मेथड पे बेस्ड है। ए और बी डेली लाइफ प्रॉब्लम है जो कि यूनिटरी मेथड पे बेस्ड है। यूनिटरी मेथड समझे हम, यूनिटरी मेथड होता है जिसमें रेशो, प्रोपोर्शन जो है उनको यूज किया जाता है। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, सिमरत 3 महीने का किराए के रूप में 60,000 देती है। 3 महीने का किराया मतलब हर महीने का कितना हो गया, 20,000। तो अगर हर महीने का किराया समान रहे तो पूरे साल के लिए उसे कितना किराया देना होगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से तो ऑब्वियसली इसका आंसर आ जाएगा। तो ये क्या है, आपकी डेली लाइफ प्रॉब्लम है। ठीक है। हम डेली लाइफ में रेंट देते हैं और ये क्या होता है आपका यूनिटरी मेथड। ठीक है। नेक्स्ट इज 3 दर्जन केले यानी कि 36 जो केले हैं उनकी कीमत कितनी है, 45। 36 की कीमत 45। परिकलन कीजिए कि 12.50 में कितने केले खरीदे जा सकते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है, आपका यूनिटरी मेथड जो है उसको यूज किया जा रहा है। लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है, जॉय एंड जेनी गोइंग टू स्कूल, जॉय स्टार्टेड वॉकिंग बिफोर जेनी, जॉय वॉज एट 3rd ब्लॉक, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यूनिटरी मेथड यूज नहीं करेंगे क्योंकि ना तो इसमें रेशो है ना ही इसमें क्या है, प्रोपोर्शन है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। सो आई जस्ट होप गाइस कि आपको ये अच्छे से समझ में आया हो। अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।